गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको जो फर्स्ट क्लास में मैंने सैलरी की और इनकम टैक्स की फर्स्ट क्लास में आप लोगों को जो अलग अलग हेड्स बताए थे, उसमें पहला चैप्टर था सैलरी, वेतन, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए हैं असाइनमेंट्स के रूप में, और वीडियो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति यानी कि हाउस प्रॉपर्टी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, यानी कि कोई करदाता के अगर एक से अधिक मकान होते हैं और उस मकान से उनको आय प्राप्त होती है किराए के रूप में, तो वो जो किराए से के रूप में प्राप्त आय है वो कर योग्य होती है। यदि करदाता के पास एक से अधिक मकान है तो वो किसी एक मकान को स्वयं निवास का मानकर बाकी मकान के ऊपर उसको टैक्स देना होता है। तो जो स्वयं का जो मकान होता है वो तो कर मुक्त होता है, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी, जो वार्षिक मूल्यांकन होगा, वो तो नील होगा, शून्य होगा। लेकिन ऐसा मकान जिससे करदाता को किराए के रूप में आय प्राप्त हो रही है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो जो आय प्राप्त हो रही है वो किराए के रूप में प्राप्त हो रही है। यहाँ पे मकान को व्यवसायीकरण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं लिया गया है। अगर ऐसा किया जाता है तो वो अलग टॉपिक और अलग मैटर हो जाता है, वो हम आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कमर्शियल पर्पस। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक मकान है तो एक मकान को स्वयं के रहने के निवास मानते हुए, यानी फॉर सेल्फ रेजिडेंस मानते हुए, जो बाकी के मकान बचे हैं उनसे अगर आपको आय प्राप्त हो रही है तो वो यहाँ पर कर योग्य होगी। किस तरीके से मकान संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है बहुत। तो देखिए टॉपिक है यहाँ पे, मकान की संपत्ति से कर योग्य आय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, देखो दो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दे रखे हैं। एक तो लेट आउट हाउस के लिए, लेट आउट हाउस यानी कि किराए पे दिया हुआ हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस यानी जिसमें स्वयं करदाता निवास करता हो, सेल्फ रेजिडेंस जिसको हम बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जिस मकान में करदाता रहता है, जो खुद के रहने के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, उसकी जो एनुअल वैल्यू है, नेट एनुअल वैल्यू जो होगी, उसका वार्षिक मूल्यांकन कितना होगा, नील होगा। हालांकि उसमें से डिडक्शंस मिलेंगे। ये डिडक्शंस क्या हैं ये हम आगे जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। लेट आउट हाउस की हम बात करें तो लेट आउट हाउस जो कि टैक्सेबल होगा, यानी इस पर तो आपको टैक्स नहीं देना क्योंकि यहाँ पे एनुअल वैल्यू नील है, लेकिन इसकी भी इनकम होगी। आगे किस तरीके से होगी ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं लेट आउट हाउस। यानी अगर मकान किराए पे दिया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे GAV, ऑब्टेन करनी पड़ेगी बाय सम कैलकुलेशंस, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। उसमें से ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, यानी कि जो नगरीय कर हम देते हैं वो यहाँ पे लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद यानी इसका वार्षिक मूल्यांकन आ जाएगा आपके, उसमें से आप डिडक्शंस देंगे अंडर सेक्शन 24 यानी स्टैच्यूटरी डिडक्शन जो सबको मिलेगी, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी कि आपने कुछ उधार ले रखा है, उस पर जो ब्याज की राशि आप चुकाते हैं उसकी आपको छूट मिलती है, वो यहाँ पे आप लेस करेंगे, फिर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से नगरीय कर यानी कि म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगी, उसमें से भी डिडक्शंस लेस कर देंगे तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो देखिए इसका मतलब पहला जो स्टेप है हमारा वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो देखिए किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। देखिए टॉपिक है यहाँ पे, सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना निम्नलिखित 4 चरणों में की जाती है। ठीक है, 4 चरण। सबसे पहला आप निकालेंगे अपेक्षित किराया ज्ञात करना, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। तो जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अपेक्षित किराया। दूसरा है यहाँ पे प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, यानी कि आपको इस मकान से कितना किराया प्राप्त होता है। 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। थर्ड पॉइंट है आपके, देखिए थर्ड पॉइंट है आपके कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विद एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, यहाँ पे प्राप्त अथवा प्राप्य किराए को अपेक्षित किराए से तुलना करना। फिर यहाँ पे आप तुलना करेंगे जो किराया आपको प्राप्त हो रहा है उसकी अपेक्षित किराए से, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट से आप उसको कंपेयर करेंगे। चौथा है यहाँ पे खाली रहने की अवधि का समायोजन करना, यानी जो मकान है वो वर्ष के दौरान कितना खाली रहा है उसकी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। ये किस तरीके से एडजस्ट करेंगे,
फॉर्मेट के थ्रू और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। तो देखिए, अपेक्षित किराया ज्ञात करना जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है ग्रॉस आपका एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना। एक्सपेक्टेड रेंट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, देखिए ये आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट में आपको इसी तरीके से बना के सॉल्यूशन में भी आपको दे के आना है। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, 2 नंबर में, यानी अपेक्षित किराया किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो 2 नंबर में आप इस तरीके से छोटी सी टेबल बना के आप यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करके आएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है फेयर रेंट ऑफ द हाउस, मकान का उचित किराया। ठीक है, ये वो किराया होता है जो मकान को अगर किसी आसपास की एक जैसे लोकेलिटी में किराए पे दिया गया हो और जो किराया वहाँ से प्राप्त हो रहा हो वो उस मकान का फेयर रेंट होता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, क्वेश्चन में गिवन होंगी। ऐसे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होंगी। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, ये वो वैल्यू है जो नगर पालिका ने निर्धारित करी हुई है आपके घर की। सी विच एवर इज़ मोर ऑफ ए एंड बी, यानी कि आपको इन दोनों में तुलना करनी है, किसमें, उचित किराए में और नगर पालिका मूल्यांकन में। आप इन दोनों में से कंपेयर करेंगे और जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाहर फाइनल आउटर कॉलम में, मोर देन ए एंड बी, यानी उचित मूल्य में से और नगरीय कर में से जो ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट लिखेंगे डी में स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराया जो घर का हो सकता है वो भी आप यहाँ लिख देंगे। फिर आप इस अमाउंट में से और इस अमाउंट में से आप, यानी कि या ए और बी में से जो आपने चूज़ किया था वो यहाँ लिख देंगे। अब उस अमाउंट को आप किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट से, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर दोनों में से जो कम होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, विच एवर इज़ लेस ऑफ सी एंड डी। ठीक है, तो ये देखिए एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे फेयर रेंट, फिर लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ हाउस, नगर पालिका मूल्यांकन। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप सी पॉइंट पे लिख देंगे यहाँ पे आउटर कॉलम में। फिर इसको आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है और दोनों में से कौन सा कम है वो आपको चूज़ करना है और वही आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट होगा। ठीक है, अपेक्षित किराया। तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का फर्स्ट पॉइंट है अपेक्षित किराया ज्ञात करना, तो वो इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, आपको नीचे इलस्ट्रेशन दिख रहा है पेज के लास्ट में, इलस्ट्रेशन 4.4, इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये पॉइंट और क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्न मकानों का अपेक्षित किराया मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको 6 घर दे रखे हैं, 6 घरों के आपको स्टैंडर्ड रेंट दे रखे हैं, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन दे रखी है और फेयर रेंट दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मेट बना लिया, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, पर्टिकुलर्स हैं और अमाउंट का कॉलम है। अब क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा घर हैं, इस ऐसे क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपको 3, 4 या 5, 6 घर की आपको ये दे दी जाएगी और बताएंगे एक्सपेक्टेड किराया ज्ञात कीजिए, अपेक्षित किराया या एक्सपेक्टेड रेंट। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके 4 नंबर फॉर्म करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, नगर पालिका कर, क्वेश्चन में दे रखा है हर एक मकान का अलग अलग। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे फेयर रेंट। इससे पहले कि हमने जो फॉर्मेट देखा उसमें फेयर रेंट पहले लिखा था, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बाद में लिखा था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनल बात यह है कि आपको इन दोनों अमाउंट में कंपेयर करके जो ज़्यादा वाला होगा वो यहाँ पे लिखना है। फेयर रेंट पे आपने हर एक घर का लिख दिया। इन दोनों में से आप कंपेयर करेंगे तो अब देखिए यहाँ 10 और 12 में से कौन सा ज़्यादा है, 12,000 आपने लिख दिया। 24 और 25 में से 25,000 लिख दिया। इसी तरीके से इन सब में जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे। अब फिर इस अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे आप, स्टैंडर्ड रेंट से, और दोनों में से जो कम होगा वो आपका कौन सा होगा, अपेक्षित किराया आ जाएगा आपका। अब स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट और सेकंड हाउस का नहीं गिवन था तो हमने नहीं लिखा, बाकी हाउसेस का सबका गिवन है। अब इन दोनों में से जो कम होगा वो आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट उसको आप मानेंगे। तो देखिए थर्ड हाउस में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड हाउस में कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो जो अमाउंट है वही यहाँ की क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। लेकिन थर्ड हाउस में देखिए 20 और 25 है, दोनों में से जो कम होगा यानी 20,000 यहाँ पे आप ले लेंगे, 21 और 15 में से 15,000 ले लेंगे। तो इसी तरीके से जो कम वाला अमाउंट होगा सी पॉइंट में और डी पॉइंट में जब आप कंपेयर करेंगे तो जो कम वाला अमाउंट होगा तो वो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो आपको 2 चीज़ों में ज़्यादा वाली राशि का चुनाव करना है और उसके बाद कम वाली राशि का आपको चुनाव करना है। एक बार म्यूनिसिपल और फेयर रेंट में से मोर वाली राशि का आपको चुनाव करना है और फिर उस मोर वाली का राशि को जब आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो जो कम वाली राशि होगी वो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट किया जाता है।